बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान दें। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आने वाली मुख्य बातें अपन पढ़ने जा रहे हैं ताकि मंडे को अपना चैप्टर स्टार्ट हो सके। तो ये सारे पॉइंट्स दिखाए मैंने, ये एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसके अब मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये है तो मान के चलना, एक भी नंबर माइनस नहीं हो सकता। मैं आपको आज खुल के कह रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन अगर ये लापरवाही होगी जो 8 दिन अपन ने पढ़ा है तो ये आपकी तरफ से होगी, मेरी तरफ से नहीं होगी। इसको याद करना ही होगा। आगे देखिए नंबर 1 पॉइंट नंबर 1। अब मैं ये बता रहा हूं कि अभिक्रियाओं को देखते ही कैसे सोल्व किया जाए। जो रिएक्शन बार बार आएंगे वो आपको समझना होगा। सबसे पहली बात पढ़ने जा रहे हैं अपन, क्योंकि PCl3 PCl5 और थायमिल क्लोराइड की रिएक्शन हर एक चैप्टर के अंदर है। तो इन रिएक्शन को कैसे हल किया जाए ध्यान देना। आनंद मुद्दा लेके सुनना ध्यान से। PCl3 की किसी भी अभिकारक, मतलब समझ गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी से भी क्रिया कराई जाए तो अभिकारक के 3 अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे? और हमेशा हमेशा H3PO3 को बाहर निकाल देंगे। हमेशा क्या बाहर निकलेगा? जैसे देखिए समझ लीजिए पहले, जैसे मान लीजिए एल्कोहल है, कोई सा भी एल्कोहल हो, इसकी हमें PCl3 से क्रिया कराना है तो PCl3 का नाम आते ही सबसे पहले तो याद कीजिएगा अभिकारक। अरे बात नहीं, अभिकारक के 3 अणु हो गए, ये 3R इससे क्रिया करेंगे 3Cl से, क्या बाहर हो गया? अब देखिए यहाँ 3 H बचे, 1 2 3, कितने हो बचे? 1 2 3 हो। यहाँ क्या बचा? P, H3PO3 क्या हो गया? हमेशा याद रखना H3PO3 बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट का निर्माण होगा, ये याद रखना। जैसे मान लीजिए मैंने लिया यहाँ C2H5OH, मैंने कहा इसकी PCl3 से रिएक्शन कराओ तो सबसे पहले तो 3 लगा दो यहाँ। अब R कौन सा है? क्या हो गया? थ्राइस C2H5। अब क्या बचा यहाँ? 1 2 3 H, 1 2 3 और 1 P, H3। हमेशा ये बाहर निकलेगा, H3PO3 बाहर निकलेगा। मैंने कहा आपको कार्बोक्सिलिक से रिएक्शन कराना है RCOOH प्लस PCl3। आपको कुछ नहीं करना है, फिलहाल से पहले तो ये क्या करना है, आपको याद है ये बाहर निकलेगा H3PO3 बाहर निकलेगा। यहाँ क्या बचा? कितने करते हैं? थ्राइस RCO प्लस क्या बाहर निकाल दो, ये अपने आप उत्पाद बन जाएगा। आपको R की जगह CH3 ले लो, मान लीजिए कोई R मोला गया प्लस PCl3 का नाम आता है यहाँ क्या? 1 2 3 1 2 3 3 O 3 H 1 P बाहर, क्या बचा? थ्राइस CH3 COCl प्लस क्या बाहर? यानी कि क्या बाहर निकलेगा? H3PO3 और अभिकारक के कितने अणु लेंगे? चलिए लिख दीजिए बेटा, किसी से भी कराया हमने। ठीक है फटाफट आज मनोज का समझ में आ गया? अरे घनश्याम तेरे समझ में आ गया? समझ में आ गई बात?
पहला पॉइंट समझ में आ गया सबके अच्छी तरह से? जब लिखवाने के लिए लिया है ना, उधर से इनको लिया अरे समझ में आ गया तुम्हारे? सेकंड पॉइंट, अरे मैंने लिखाया भी कि नहीं लिखाया कुछ इसमें ऊपर के डायरेक्ट इक्वेशन लिख ली तुम? चलो लिख लो, पहले डायरेक्ट इक्वेशन लिखो, नीचे लिखवा देते हैं ना, नीचे लिखवा देगा क्या? समीकरण लिखो, समीकरण लिख लो, इसके नीचे लिखवा देगा, पॉइंट बात तो एक ही है ना? लिखो इक्वेशन तेरा कुछ होगा इसका लिखो PCl3 की, नीचे लिखो PCl3 की किसी भी अभिकारक से क्रिया कराई जाए, PCl3 की किसी भी अभिकारक से क्रिया कराई जाए तो अभिकारक के 3 अणु लेते हैं और H3PO3 को बाहर निकाल देते हैं। H3PO3 को क्या करते हैं भाई? कोई प्रॉब्लम पहले कंसेप्ट में? सेकंड लिखें, और हमेशा तीनों अभिक्रियाएं साथ ही आएंगी। लिखो सेकंड पॉइंट, PCl5 की किसी भी अभिकारक से क्रिया कराई जाए तो अभिकारक का एक ही अणु लेते हैं और POCl3 को बाहर निकाल देते हैं। POCl3 को बाहर निकाल देते हैं। देखिए भाई, जैसे मान लीजिए एल्कोहल है, इसकी मैंने अभिक्रिया कराई PCl5 से। पहले तो दिमाग में आ गई आपके एक अणु काम करेगा, क्या बाहर निकालना है मुझसे बोलो। ये देखो ये P, इसका निशान लगा लीजिए, और ये 3 Cl बाहर हो गया। POCl3 कितने Cl बचे यहाँ? एक R, एक Cl से, एक H, एक Cl से, तो क्या हो गया भाई? RCl प्लस HCl प्लस क्या बात? जैसे मान लीजिए R की जगह मेथेनॉल है, प्लस किससे रिएक्शन कराएं? बताइए क्या बाहर निकालना है? PO, अब 2 Cl बचे ना, एक इससे जोड़ दो, एक ये CH3, और ये क्या हो गया भाई? बोलिए CH3 प्लस प्लस क्या बाहर हो गया? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? मान लीजिए यहाँ ये RCOOH है, प्लस मुझे रिएक्शन कराना है PCl5 से, एक अणु क्रिएट कर रहा है PO
3 Cl बाहर, क्या बचेगा Cl और ये H क्या हो गया बेटा बताना, CH3 सॉरी R CO प्लस मान लिया R की जगह एसिडिक एसिड है, प्लस किससे गिरा, क्या बाहर निकालना है CO, क्या बचा है यहाँ पर ये निशान मिला, ये H क्या हो जाएगा HCl, क्या हो जाएगा भाई प्लस क्या बाहर निकलना है, समझ में आ गई दोनों रिएक्शन। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ भाई। अब मैं ये सुनो कि ये कैसे बाहर आया, क्या बाहर निकला, खाली रिएक्शन लिखूंगा मैं आगे, ये आपको लिखना है, ये ध्यान रखना। POCl भी बाहर निकलेगा, रिएक्शन कैसे पूरा होगा मैंने आपको बता दिया है। आर की जगह मान रखा उधर मत देखिए, पर आर की जगह CH3 रख दिया, CH2 कुछ रख दिया, बस ऐसे एक चलेगा। आर एक ही बोला के चलो यार बाजा से नहीं आ रहा, बाजा आके तो आ जा, अपन दोनों बैठ के पानी पूछ अरे अच्छा नहीं लगता, मैं जाऊंगा तो समझेंगे कि मिली भगत है। चक्कर है ना, इसका मतलब तुम दोनों तुम सबके बेटा पहले से यूनिट बनाए। मनोज तू चाल आ जा, आलोचना मनोज अरे सामने मना कर, अरे इनके 2 पॉइंट क्लियर हो गए भाई। तीसरा समझना भाई ध्यान से, ये हमेशा हर जगह आएंगे, हर चैप्टर में आएंगे इक्वेशन, इसलिए पहले ही समझना है। याद रखना थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2, क्या होता है उसे तो बोलो, सुनना, हम याद रखना थायोनिल क्लोराइड की किसी भी अभिकारक से क्रिया कराएंगे ना, तो दिमाग में याद रखना पेरिडीन की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में होगी, देखो थायोनिल क्लोराइड की किसी भी अभिकारक से क्रिया कराई जाए तो ये सामान्यतः पेरिडीन की उपस्थिति में होगी, पेरिडीन की उपस्थिति में होगी। आप देखिए ऊपर इतनी अभिक्रिया लिखी, आपके समझ में आ गया होगा जो एल्किल मूलक है वो हेलोजन से क्रिया करता है, और ये भी समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन भी हेलोजन से क्रिया करता है। ऊपर यही चल रहा था ना, तो देखो ये R एक Cl से क्रिया करके क्या हो जाएगा, मुझे बोलो
ये HBCl से क्रिया करके क्या हो जाएगा? क्या बचा? हमेशा ऐसे ही होगा रिएक्शन। तो क्या बार हो जाएगा ये बोलिए? प्लस प्लस हमेशा ऐसे बाहर निकलेगी। अब ये रिएक्शन में याद रखना है, ये रिएक्शन क्रिएटिन की प्रेजेंस में होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ C2H5OH R की जगह मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी रख सकते हैं, प्लस ये थायमिन क्लोराइड से रिएक्शन कराई। यहाँ फौरन क्या लिख दूंगा मैं? ये R यानी कि C2H5 किससे क्रिया करेगा? ये Hb किससे क्रिया करेगा? और SO रो मिलकर क्या बाहर हो जाएगा? लिख दीजिए प्लस प्लस SO। चलिए मैं भी यहीं तक ही लिखा है ना, अभी तो 3 पॉइंट ही लिखे ना तुम लोगों ने भी। चौथा कौन सा धातु वाला लिखा क्या? एक कार्बनिक यौगिक में धातु परमाणु नंबर, ये 3 तो सबके समझ में आ गई। चौथा पॉइंट, अब इसको ध्यान से समझना। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी कार्बनिक यौगिक में एक कार्बनिक यौगिक में धातु परमाणु हो और दूसरे कार्बनिक यौगिक में हैलोजन परमाणु हो, तो हमेशा इस धातु की हैलोजन से क्रिया करके बाहर निकाल देंगे, यानी कि धात्विक हैलाइड के रूप में उसे हम क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। पॉइंट नंबर 4 लिखो। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में धातु परमाणु उपस्थित हो और दूसरे कार्बनिक यौगिक में हैलोजन परमाणु उपस्थित हो, हैलोजन परमाणु उपस्थित हो, तो इसमें से धात्विक हैलाइड को हमेशा बाहर निकाल देते हैं। हमेशा बाहर निकाल देते हैं। देखिए भाई, ये जो ऊपर अभिक्रिया देखिए, ये धातु और ये हैलोजन, तो हमेशा इसको बाहर निकाल दो। क्या बाहर हो गए? NH और बचे हुए प्रोडक्ट को जोड़ दो, ये RCl, तो क्या बन गया भाई? प्लस क्या बाहर निकाल के धातु दिखते हैं हैलोजन लो दूसरी तरफ। जैसे देखो ये धातु इस Cl से क्रिया करके तो क्या हो जाएगा? और ये CH3 किससे क्रिया करेगा? आ गई समझ में? प्लस क्या बाहर हो गया भाई? वही प्रतिस्थापन अभी की है। ये धातु ये हैलोजन क्या बाहर हो जाएगा? अरे मुंह से बोलो ना। क्या बचा यहाँ? प्लस क्या बाहर हो गया? ये सब धातु है, ये भी CH3 मेथेनथायोल प्लस
यानी कि एक तरफ धातु परमाणु दिखाई दे और दूसरे में हैलोजन परमाणु दिखाई दे, तो हमेशा उसे धातु के लाइट के रूप में हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे और बचे हुए प्रोडक्ट को इसी के साथ बातें नहीं करें भाई। नंबर 4 5 लिखो। यदि एक कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु दिखाई दे, अरे क्या लिखा, यदि एक कार्बनिक यौगिक में और दूसरे कार्बनिक यौगिक में वो एक समूह जुड़ा हो, तो इसमें से जल को बाहर निकाल देते हैं। क्या बाहर निकाल देते हैं, वही प्रतिस्थापन अभी किया। देखो गैल्कोल लेचेक्स, ये देखो इधर क्या लिख रहा है, इधर क्या लिख रहा है, तो हमेशा इसको किससे क्रिया करा दो, H2O के रूप में बाहर निकाल दो। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, तो क्या हो गया, ये R OX प्लस H2O हमेशा बाहर निकलेगा। यहाँ देखिए ये OH और ये क्या बाहर निकाल देंगे, ये C2H5 अपने आप रिएक्शन हो जाएगा, C2 प्लस क्या भाई, यहाँ पर देखो OH और यहाँ H क्या बाहर हो गया, H2O CH3 Cl प्लस। पांचवा पॉइंट भी क्लियर हो गया। कौन सी अभिक्रिया है, सब प्रतिस्थापन अभिक्रिया चल रही है, प्रतिस्थापन हो रहा है ना, और कैसे हो रहा है उसकी तरकीब हम बता रहे हैं आपको। नंबर 6 सुन लें, सबसे बड़ी समस्या ये होती है हर चैप्टर में ऑक्सीकरण अपचयन आता है, हर चैप्टर में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी, हर चैप्टर में अपचयन की, सब में उत्प्रेरक अलग अलग होते हैं। अब आप सुन लीजिए, अपन पहले दिन से ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, आखिरी दिन तक पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण हमेशा अम्लीय पोषण डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराएंगे। समझ में आ गई? अब आपको उत्प्रेरक याद रखने की जरूरत नहीं है, वही सभी ऑक्सीकरण होगा, उत्प्रेरक अम्लीय पोषण डाइक्रोमेट या अम्लीय केमिनो। देखो पॉइंट नंबर 6, ऑक्सीकरण हमेशा, ऑक्सीकरण हमेशा
अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ही करेंगे। देखो जैसे हमने एल्कोहल का ऑक्सीकरण पढ़ना है तो यहाँ ये पोर्शन डाइक्रोमेट या अम्लीय आप चो पर रखो। देखो ये ओ दिख रहा है, इसका मतलब जल बाहर आना है। तो देखो ये H और F क्या बाहर हो गया, यहाँ क्या बचा CH2 और यहाँ क्या बचा CH2O, ये लिख दिया मैंने, ध्यान से देखें प्लस क्या बाहर हो गया H2 और H मिलकर, कोई प्रॉब्लम। इधर देखिए अगर मान लीजिए ये CH3 CHO एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करना है तो मैं यहाँ एरो पे क्या लिख दूँ, कोई सा भी एक पर रकम लिए K2। इधर देखना, याद रखना इसमें CHO जो समूह है ना, अगर उसका ऑक्सीकरण करेंगे याद रखना इस बात को, वो COOH में चेंज हो जाएगा, वो COOH ये क्या हो जाएगा CH3। जैसे मान लीजिए यहाँ ये HCH है, इसका मैंने कराया ऑक्सीकरण तो क्या किया जाएगा CH ना क्या हो जाएगा COO क्या हो जाएगा H, कोई अम्लीय पोर्शन डाइक्रोमेट। तो याद रखना ऑक्सीकरण हमेशा हम किसकी उपस्थिति में करेंगे, देख लीजिए ऑक्सीकरण हमेशा किसकी प्रेजेंस में करेंगे, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में करेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है इन चीजों में।